हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए हम आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पार्टिसिपेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिसकी हिंदी होती है पाचक ग्रंथियां, उनके बारे में बताना है। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स, SALIVARY, सैलिवरी, GLANDS, सैलिवरी ग्लैंड्स, जिसे हिंदी में लार ग्रंथियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड, नोट कर लेंगे। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके नाम हैं पहली है अधोहन लार ग्रंथि। फर्स्ट ऑफ ऑल अधोहन लार ग्रंथि मनुष्य के जबड़े यानी मनुष्य के निचले जबड़े की जो आस्त होती है, जो चंद होता है, इसका नाम अधोहन है। और इसी से लगी हुई ये लार ग्रंथि एक जोड़ी होती है, इसलिए इसका नाम अधोहन लार ग्रंथि है। और दूसरी हमारी जो है उसको अधोजीवा लार ग्रंथि कहते हैं। ये हमारी जो टंग होती है, हमारी जो जीभ होती है, निचले जबड़े से जिस भाग से जुड़ी होती है उसी के नीचे जोड़ी लार ग्रंथि होती है, इसको अधोजीवा लार ग्रंथि कहते हैं। और तीसरी है कर्णमूल लार ग्रंथि। जैसा कि नाम से पता चला, कर्ण मीन्स कान, मूल बने आधार, तो दोनों कानों के आधार पे यानी बेस पे दोनों कानों के नीचे एक जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जिसे कर्णमूल लार ग्रंथि कहते हैं। तो इन तीनों लार ग्रंथियों के नाम हो गए अधोहन लार ग्रंथि, अधोजीवा लार ग्रंथि और कर्णमूल लार ग्रंथि। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और इनसे लार का स्राव होता है। लार का स्राव होता है और ये लार, इस लार में टायलिन नामक विकर पाया जाता है। टायलिन नामक एंजाइम या विकर पाया जाता है और ये विकर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन लार में टायलिन नामक विकर पाया जाता है। यह टायलिन विकर कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स का पाचन करती है। और मुख में जब हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है और भोजन हमें मीठा लगता है, अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लार ग्रंथियों के होता है। और लार का एक और काम है, भोजन को चिकना बनाती है, लसलसा बनाती है, पीस और पॉलीसैकेराइड्स का पाचन करती है। इसके बाद आइए दूसरी, ये तो खत्म हो गया। दूसरी जो सबसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में दूसरी सबसे प्रमुख ग्लैंड है उसको कहते हैं लिवर, LIVER, लिवर, जिसकी हिंदी होती है यकृत। बहुत इंपॉर्टेंट है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम बताइए, आप तुरंत बताएंगे लिवर यानी यकृत। तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि हो गया। दूसरी बात, मनुष्य में, स्वस्थ मनुष्य में इसका वेट होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है, 1.5 kg होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसका भार 1.5 किलोग्राम। यकृत जो हमारी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, इससे जो जूस निकलता है उसे बाइल जूस हिंदी में पित्तरस है। तो सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि का नाम लिवर है। यही पाचन क्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाती है। स्वस्थ मनुष्य में इसका भार
1.5 किलोग्राम होता है और इससे जो रस निकलता है पाचक रस, उसे पित्त रस बोलते हैं। अब इस लीवर यानी यकृत के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ लीवर यानी फंक्शन ऑफ यकृत के कार्य। सबसे पहला काम है इसका, यह हिपैरिन नामक HEPARIN हिपेरिन नामक पदार्थ का स्राव करती है। और हिपेरिन नामक पदार्थ जो हमारे यकृत में बनता है, ये रुधिर में पहुंचकर रुधिर को जमने से रोकता है। हिपेरिन क्या करता है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। दूसरा, ये डाइजेस्टिव प्रोटीन को, जो पाचक प्रोटीन है, उसे पेप्टोन में बदलती है। डाइजेस्टिव प्रोटीन को पेप्टोन में PPTON और एमिनो एसिड्स में तोड़ देती है और जो हमारे शरीर में जाकर संचित हो जाता है, मांसपेशी का निर्माण कर देता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। एमिनो एसिड्स मालिक्यूल जुड़ते हैं पेप्टाइड बांड के थ्रू और प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन से मांसपेशियों का निर्माण होता है, हमारी मांसपेशियां होती है। तो ये डाइजेस्टिव प्रोटीन को जो हम खाते हैं, प्रोटीन जैसे दाल के रूप में खाते हैं, अंडे के रूप में, मांस के रूप में, मछली के रूप में, जितनी भी प्रोटीन हम यूज करते हैं, उसको ये डाइजेस्ट करके हमारे रुधिर के माध्यम से हमारी पेशियों में पहुंचा करके उसे स्ट्रॉन्ग करती है। और तीसरा सबसे प्रमुख कार्य है कि यूरिया का निर्माण करना, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में ही होता है। और जिस चक्र के द्वारा, यह अलग प्रोसेस है, जिस चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, उसे आर्निथीन चक्र कहते हैं। तो यकृत का एक कार्य यह भी है कि आर्निथीन चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण, वेस्ट नाइट्रोजन मटीरियल है, निर्माण करना। तो आपसे कोई पूछे यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, फट से आप बताएंगे यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। किस चक्र द्वारा यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, उसे आर्निथीन चक्र कहते हैं। अगला इसका फंक्शन है, यकृत का अगला कार्य है फाइब्रोजन का निर्माण करना। फाइब्रोजन एक प्रोटीन है जो रुधिर में एक प्रोटीन के रूप में पाई जाती है और इसका निर्माण जो है वो फाइब्रिन नामक प्रोटीन से होता है। फाइब्रिन मीन्स होता है धागा। जब हमारा क्या कहते हैं, हवाई हो जाती है, हमारे शरीर से ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो फाइब्रिन नामक प्रोटीन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके फाइब्रिनोजन बना लेता है, जो एक धागे नुमा प्रोटीन होती है और घाव के ऊपर एक जाल नुमा, नेट नुमा संरचना बना लेती है, जिससे रुधिर कणिकाएं अंदर से बाहर नहीं निकल पाती हैं और रुधिर का थक्का बन जाता है, रुधिर का बहना बंद हो जाता है, रुधिर जम जाता है। तो क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन का निर्माण करती है यकृत, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद, रुधिर का थक्का बनाती है, रुधिर को जमाने का कार्य करती है। और रुधिर का एक क्या कहते हैं, लीवर का एक और कार्य है ग्लाइकोजन का संचय करना। जो हमारे ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज होती है, उसे लीवर ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके और शरीर में संचित कर देती है। तो ग्लाइकोजन का संचय करने का काम लीवर का ही होता है। और एक प्रोसेस इसका और कार्य है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, अगर रुधिर में हमारे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए, उस टाइम इस चक्र के द्वारा जो संचित ग्लाइकोजन है उसे यकृत ग्लूकोज में बदल करके और रुधिर में सप्लाई दे देती है, जिससे संकट के समय हमें ऊर्जा मिल जाती है और आदमी बेहोश होता है तो होश में आ जाता है। अगला इसका एक काम और है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस क्रिया में एक प्रोसेस है जिनमें जो हमारे शरीर की एमिनो एसिड्स होती है, ये लीवर उस एमिनो एसिड को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है और शरीर में संचित कर लेता है।
इसी तरह से लिपोजेनेसिस की एक क्रिया होती है जिसे फैट सिंथेसिस भी कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत जो हमारे ब्लड में पाई जाने वाली अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको लिपोजेनेसिस प्रोसेस के तहत लिवर फैट में वसा में कन्वर्ट करके और शरीर में संचित कर देती है। त्वचा की परतों के नीचे चर्बी की मोटी परत के रूप में यह क्रिया फैट सिंथेसिस या लिपोजेनेसिस कहलाती है। तो कहने का मतलब ग्लूकोज से फैट का निर्माण लिपोजेनेसिस या फैट सिंथेसिस कहलाती है। यह क्रिया भी यकृत के द्वारा संचालित होती है। और अब तीसरी सबसे प्रमुख ग्रंथ है आग्नाशय, जिसे पैंक्रियास कहते हैं। आग्नाशय पैंक्रियास जो होती है यह एक विस्तृत ग्रंथ है, मिक्स ब्लेंड है जो अल्फा बीटा और डेल्टा 3 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और ये हमारी गहरी होती है, उसी से एक पत्ती रचना आके लगी होती है। जिस भाग से ये गहरी से जुड़ी होती है उसे डक्ट कहते हैं या पैंक्रियास नली, पैंक्रियास डक्ट या आग्नाशय नली कहते हैं। और ये पैंक्रियास या आग्नाशय 3 प्रमुख तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें अल्फा बीटा और डेल्टा कोशिकाएं होती हैं। अल्फा और बीटा 2 कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो पैंक्रियास की सक्रियता को बढ़ाती हैं और डेल्टा कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो पैंक्रियास को निष्क्रिय करने का कार्य करती हैं। अब देखिए इसमें जो अल्फा और बीटा 2 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, इनमें लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है पैंक्रियास के अंदर। और उसमें जो प्रमुख अल्फा और बीटा में बीटा कोशिकाएं जो होती हैं वो 2 तरह के हार्मोन का स्राव करती हैं, एक ग्लूकेगॉन हार्मोन, दूसरा इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है वो जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लाइकोजन के रूप में जो संचित शर्करा होती है उसे ग्लूकोज में बदलने का काम करती है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है वह उस ग्लूकोज का पाचन करती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगर मनुष्य में इंसुलिन का स्राव न हो, बीटा कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाएं, और निष्क्रिय हो जाएंगे तो इंसुलिन का स्राव कम होगा, और जब इंसुलिन का बनना कम हो जाएगा जो हमारे शरीर की अतिरिक्त ग्लूकोज है वो मूत्र के साथ यानी यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकलने लगती है और व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है, उसे मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह बीमारी यानी डायबिटीज शुगर की बीमारी हो जाती है, मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। और अग्नाशय से ये निश्चित ग्लैंड है, अग्नाशय से जो रस निकलता है, पाचक रस निकलता है, उसे अग्नाशयी रस कहते हैं। अग्नाशयी रस के 3 प्रमुख भाग हैं। एक जो निकलता है पाचक रस उसे एमाइलेज कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड्स का पाचन करती है। एमाइलेज अग्नाशय से निकलने वाला एमाइलेज पाचक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। दूसरा लाइपेज निकलता है जो फैट का पाचन यानी वसा का पाचन करती है। और तीसरा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जिससे प्रोटीन का पाचन होता है। तो इस तरह से इतना फंक्शन आपको मुझे बताया, और कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने तरफ से बताने का मैक्सिमम प्रयास किया। और मैं आपको और एक बात बता देता हूं, जो लिवर हमारी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, उससे निकलने वाला जो पित्त रस है यानी बाइल जूस है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो हमारा आमाशय के अंदर पाचन होता है एचसीएल अम्ल के प्रभाव से, वो एचसीएल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय होता है, एसिड है, अम्लीय माध्यम से आने वाला भोजन जब क्षारीय बाइल जूस के साथ बनता है तो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया होती है और दोनों का माध्यम उदासीन हो जाता है और जो है पचा हुआ भोजन पदार्थ छुट्टी यहाँ पे पहुंचता है। तो क्षुद्रांतों के द्वारा हाँ उसका पाचक रस के रूप में उसका